ओके, अमेजिंग। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से शुरू करेंगे और आज का हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन इससे कई बार ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं जो हमें लगता है कि काश हम पढ़ लेते तो अटेम्प्ट कर लेते, क्योंकि फालतू के नंबर जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सेल्स और टिश्यूज से, बहुत बेसिक से एकदम एडवांस तक, जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है सब पढ़ेंगे। देखो, हम ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़े हैं, एक तरीके से रिविजन लेना जिसको आता है, और जिसको नहीं आता वो इसको समझते हुए चलेगा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेल्स और हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। देखो, जब भी मैं सेल्स की बात करूंगी, एक मिनट, जब भी मैं सेल्स की बात करूंगी तो बेसिकली ये हम सब जानते हैं कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में, है ना, अपने पर्यावरण में दो तरीके की चीज़ें होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कोई चीज़ लिविंग है, ठीक है, जो जीती जागती है, और एक होती है नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें जैसे अपन हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब में जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वो होती है आपकी कोशिकाएं या फिर सेल, ठीक है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ते हुए आते हैं हम, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। आप बोलते हो कि हम अगर जीते जागते इंसान हैं, है ना, तो हम कहीं ना कहीं आप देखोगे हम ब्रीदिंग भी करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होता है, फिर हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी प्रोजेनीज को जन्म देते हैं, आगे ले जाते हैं अपनी जनरेशन्स को, है ना। तो जितने भी आप खाना भी खाते हो, तो जितने भी ये फंक्शंस हम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम जीते जागते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर ह्यूमंस हो, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो वहां पे आप एक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एटम्स का, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है, जो मुझसे एक बार किसी ने डाउट पूछा था कि मैम एटम्स और सेल्स में क्या फर्क है। तो एटम जो होता है ना, उसके लिए भी हम सेम डेफिनेशन बोलते हैं कि इट इज द बेसिक मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट, लेकिन किस चीज का? नॉन लिविंग चीजों का, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल और आपका फंक्शनल यूनिट, जो मूलभूत आपका संरचनात्मक व्यवस्था होती है ना आपके पूरे बॉडी की, वो होता है आपका सेल, ठीक है। तो सेल की जब भी बात करेंगे हम जीती जागती चीजों की बात कर रहे हैं, एटम्स की जब भी बात करेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें। अब जब इतना क्लियर हो गया तो हम ना एक बचपन में चीज पढ़ते थे, ठीक है। वो क्या पढ़ते थे हम? कि जैसे ये सेल होता है, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक यानी टिश्यूज। फिर ये टिश्यूज जो होते हैं बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। जैसे आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, है ना, किडनी हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये हैं आपके ऑर्गन्स, ओके। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अपन बचपन में पढ़ते थे क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन का पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब याद है अपने को, अपन लोग 8, 9, 10th की बुक्स में पढ़ते थे, एनसीईआरटीज में, कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें आप कैसे सांस लेते हो, कैसे श्वास छोड़ते हो, कैसे आपका ऑक्सीजन अंदर तक जाता है, आपकी हर एक कोशिका तक पहुंचता है, और फिर वहां से ब्लड के साथ वो वापस आता है। वो था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर वैसे ही आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बेसिकली जिसमें आपके किडनीज होते हैं, फिर वो आपके यहाँ से है ना यूरेथ्रा वगैरह में जाके कैसे आप एक्सक्रीट आउट करते हो। फिर वैसे ही आप पढ़ते थे सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे आपका ब्लड, और उसमें वो हार्ट का डायग्राम पढ़ते थे, उसमें ये 4 खाने बनाते थे, याद है, आर्टरीज, है ना, वेन्स, ये सारी चीजें पढ़ते थे। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बने हैं, जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करोगे तो उसमें हवा आपके नाक से भी जा सकती है, आपके मुंह से भी जा सकती है। तो नाक एक ऑर्गन हो गया, मुंह एक ऑर्गन हो गया। फिर वहां से वो आपके एक विंड पाइप में जाती है, ठीक है, वहां से आपके लंग्स में जा रही है, तो लंग्स भी एक ऑर्गन हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, आप सरकारी एक सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, एक व्यवस्था का पार्ट बनना चाहते हो, तो इस व्यवस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही आपके ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो ये कहानी कहां से शुरू होती है? सेल से, यानी आपकी कोशिका से, और खत्म कहां पे होगी? एक इंसान पे, यानी आप पे, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो अपन एनसीईआरटीज में जब शुरू करते हैं ना चैप्टर, वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब मैं आपसे सेल्स की बात करूंगी तो ये जो चीज है ना आपके यहाँ पे, जो नोट्स अगर आपको जब भी मिल जाएंगे तो आप इस चीज को ना अंडरलाइन करोगे, क्या? कि ये एक मूलभूत संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। और एक देखो, आप क्या बोलते हो कि मैंने खाया, मैं सोया, ठीक है, मैं बेसिकली वॉशरूम गया, तो आप ये बोलते हो कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो। बट मैंने अभी क्या बताया कि अल्टीमेटली आप हो कौन? आप बेसिकली बहुत सारी कोशिकाओं से बने हो।
तो अल्टीमेटली जो आप कर रहे हो वो कौन कर रही है? कोशिकाएं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक सेल, जैसे आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर भी कुछ ब्रीदिंग मैकेनिज्म होगा। जैसे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपके पास, वेस्ट को बाहर निकालने का एक सिस्टम है, वैसे सेल के पास भी एक वेस्ट को बाहर निकालने का सिस्टम होगा। जैसे आपके पास एक ब्लड को सर्कुलेट करने का सिस्टम है, वैसे ही सेल में भी डिफरेंट चीजों को सर्कुलेट करने का कोई सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ही चीज है जो आप कर रहे हो, अल्टीमेटली वो कोशिकाएं भी कर रही हैं, बस जो करने का तरीका है ना वो बदल रहा है। आप अपने आप को स्टडी ज्यादा अच्छे से करते हो, आप अपने आप को मतलब देख सकते हो, आप अपने ऑर्गन्स देख सकते हो, इसलिए ये चीज आपको विजिबल है। लेकिन जो सेल कर रहा है ना वो हमें दिखता नहीं है, इसलिए ये चीज हमें याद करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, तो अब देखो, पहले हम सेल्स पढ़ेंगे। तो आज का अगर मैं क्लास के बारे में आपको बताऊं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ये सेल थ्योरी के बारे में, जिसको अपन कोशिका का सिद्धांत बोलते हैं। इस पे तो यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा ही चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, ऐसे नहीं रटोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो सेल के बारे में समझेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेसिकली दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, कौन से? जिनके पास एक ही सेल होता है जिसको अपन यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं जिनको अपन मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे बेसिकली सेल की पूरी व्यवस्था को समझने के लिए। ठीक है, एक तो सेल का थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो साइंटिस्ट के नाम से अपन समझेंगे कि किसने क्या क्या दिया है। और उसके बाद अपन सेल में सेल ऑर्गेनल्स, जो कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। और इसी के माध्यम से अपन क्या समझेंगे, एक होता है प्लांट सेल, ठीक है, और एक होता है आपका एनिमल सेल। ठीक है, एक जो ऑब्वियसली आपके वनस्पतियों में जो सेल्स होते हैं वो वाले हो जाएंगे, और एक जो आपके जानवरों में, तो उनमें क्या अंतर है वो भी हमें यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी क्लास का पूरा ऊपर ऊपर से आउटलुक रहेगा। कोशिश करेंगे कि अपन काफी सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ लें। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सेल से। देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर आप आज पढ़ रहे हो तो उसकी कभी ना कभी तो डिस्कवरी हुई होगी। तो ये जो सेल है ना, इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, ये रही, रॉबर्ट हुक जी ने करी थी 1665 के आसपास। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि उन्होंने सेल देखे कहाँ पे थे। तो हुआ क्या था, ये जो कॉर्क होता है ना, अपना कॉर्क, ठीक है, ये जो कॉर्क होता है उसमें उन्होंने ऐसे हेक्सागन शेप के सेल देखे थे। हेक्सागन मतलब क्या होता है, जिन्होंने मेरे साथ सी सेट लिया था उनको याद होगा, ऐसे जिसमें 6 लाइनें होती हैं। ठीक है, 6 भुजाएं। वेरी गुड, तो उनकी 6 भुजा होती हैं। तो ये जो ऐसे करके उन्होंने हेक्सागन बनते हुए सेल्स देखे थे, जो आपस में चिपके हुए थे, और बीच में ऐसे कुछ राउंड राउंड देखा। अब उस समय उतनी जानकारी नहीं थी, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप किसके अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर। देखो, दो चीजें होती है, ये अभी इंटरव्यू में पूछी गई थी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क होता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, बड़ी चीजों को, मतलब छोटी छोटी चीजों को जब आपको मैग्नीफाई करके देखना है, ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ये आपको, जैसे आप बाकी चीजों को देख पा रहे हो, ये विजिबल नहीं है, तो इनको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो टेलीस्कोप से क्या देखोगे, बताओ? अंतरिक्ष की चीजें जो दूर बहुत हो। मतलब टेलीस्कोप सिर्फ अंतरिक्ष की चीजों को देखने के काम आता है क्या? नहीं, दूर की चीजें। ठीक है, और फिर एक पेरिस्कोप क्या होता है? सॉरी मैम। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? अच्छा, तो ये है ना आपका होमवर्क होने वाला है, अपनी कॉपीज में लिखो। पेरिस्कोप एक है ना, ऐसे ऐसा करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पानी में पेरिस्कोप होता है, जैसे ये पानी के अंदर है, आप यहां पे हो और आप पानी के बाहर की चीजें देख पा रहे हो, ये होता है आपका पेरिस्कोप। ये पूछा गया है पहले वैसे। तो पेरिस्कोप को आप अपनी कॉपीज में लिखोगे, क्योंकि एक नया वर्ड भी है, और देखो हमने एक नई चीज सीख भी ली। ठीक है, तो पेरिस्कोप को लिख लो आप। तो अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, ये रे कॉर्क के जो टुकड़े होते हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे हेक्सागन टाइप के, ठीक है, उन्होंने खाने देखे, और उन्होंने बेसिकली कार्क क्या होता है मैम? सॉरी, कार्क क्या होता है?
कॉर्क एक जैसे कैसे बताऊं मैं, कॉर्क एक ऐसे लकड़ी का जो सूखा हुआ टुकड़ा टाइप का होता है ना, वो होता है कॉर्क। समझ में हेलो? What I remember from my previous classes is कि कॉर्क जो कॉर्क की बॉल आती है उसको जब हम कट करके नहीं 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 नहीं, देखेंगे, अरे hollow नहीं होती है। नहीं नहीं वो नहीं होते। ये जो अपने वो नहीं होता क्या, लकड़ी का छल्ला नहीं होता क्या ऊपर का मैम वो बाहर? कांच का, नहीं 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 यस नहीं मैम, नहीं। जो कांच का बॉटल नहीं होता उसके ऊपर जो करेक्ट करेक्ट, वो जो कई बार मतलब वैसे वाइन का ऊपर- बॉटल नहीं होता है, वाइन के बॉटल के ऊपर वो ऐसे लकड़ी का Yes. टुकड़ा टाइप का होता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। नहीं तो अगर ऐसे याद नहीं हो तो जैसे आपका पेड़ होता है, पेड़ की जो ऊपर की छाल नहीं होती क्या, बार्क, वो जो बार्क होता है ना, उसमें उसके टुकड़े को ले लो तो उसमें आपको ऐसे सेल्स मिल जाएंगे, तो उसी को कॉर्क सेल बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके। तो अपने जो ये कॉर्क के टुकड़े होते हैं ना, उसमें उसने ऐसे ये खाने खाने बने हुए देखे और उन्होंने उसका नाम रख दिया कि भाई इसको तो हम सेल कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेल का ना लैटिन भाषा में अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है, अ लिटिल रूम। तो लिटिल खाने जैसे ही हो गए, छोटे छोटे। अब देखो इसमें ना ये ल्यू वॉन हुक का एक बार आपसे नाम पूछा गया था, तो इन्होंने क्या किया था, जैसे अपना तालाब होता है ना, तालाब में उन्होंने ऐसे फ्री लिविंग सेल्स देखे थे। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से कोशिकाएं जो होती है ना, एकदम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम आगे जाके पढ़ेंगे जो एक ही सेल से बनते हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने बहते हुए जीव जंतु देखे, और मतलब ल्यू वॉन हॉक जो है उन्होंने पहली बार कोई मतलब होता है ना जीती हुई जागती के सेल्स देखे थे। मतलब ये कॉर्क सेल तो मरे हुए सेल्स थे, ठीक है, लेकिन जो अपन बोलते हैं ना लिविंग चीजों के जो सेल्स होते हैं वो पहली बार किसने देखे थे? ल्यू वॉन हुक ने, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छी डिस्कवरी जो होती है वो होती है रॉबर्ट ब्राउन जी की। उन्होंने न्यूक्लियस देखा था। तो ये बीच में जो आप गोल गोल देखते हो ना, ये लाल लाल कलर का गोल गोल सा, ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको अपन लोग नाभिक बोलते हैं। जैसे अपने बॉडी का अपन बोलते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन, वैसे पूरे सेल की जो फंक्शनिंग होती है ना, वो कौन डिसाइड करता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम अब ये काम करोगे, ये प्रोटीन बनेगा, डीएनए अब सिंथेसाइज होगा। मतलब बोलते हैं ना एक तरीके से ब्रेन जो होता है पूरे सेल का, वो होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तीन शब्द हैं। एक तो है रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल्स, कॉर्क सेल से सेल्स का नाम दिया। एक थे ल्यू वॉन हुक, उन्होंने क्या करा, लिविंग सेल्स देखे। और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस देखा। ये तीन नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। ये पुरकिन जी इतना नहीं पूछते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट के नाम हमें याद होने चाहिए जब भी हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, जिसको हम कोशिका का सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें ये दो नाम है, ये ऐसा का ऐसा ना आपसे मेंस में भी 2-3 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे अपना आरएएस का मेंस हो गया, जो बाकी स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, वहां पे पूछा जा चुका है कि सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, और 2 नंबर में पूछा गया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक तो साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है और फिर उसने क्या पॉइंट्स दिए थे। अब जब भी आप सेल थ्योरी की बात करोगे, हमेशा याद रखना कि 2 एसएस वाले साइंटिस्ट हैं जो पहले आए, और क्योंकि 2 ऐसे तो उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, ठीक है। इसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री होगी जिन्होंने एक और सिद्धांत इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो टोटल अगर आप पूछें तो सेल थ्योरी या फिर कोशिका के कितने सिद्धांत हैं? 3, ठीक है। पहले 2 किसने दिए? श्लीडन और शोन ने। मेरे साथ नाम बोलो, श्लीडन एंड शोन, ठीक है, श्लीडन एंड शोन। तो इन्होंने क्या बोला था? ये बहुत बेसिक चीज है जो सबको पता है। क्या पता है? कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो किससे बनते हैं? अपन ने शुरू में पढ़ा था, वो सेल से यानी कोशिकाओं से बनते हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये था। और दूसरा उन्होंने बोला था कि जो सेल होता है, जो कोशिका होती है ना, आपके जीवन की मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो आप कर रहे हो वो आपकी कोशिका भी कर रही है। क्योंकि कोशिका कर रही है तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो आप सब किससे बने हो? सेल से। और दूसरा क्या है कि सेल आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, आपके जीवन की मूल इकाई है। तो ये तो बोला था श्लीडन और शोन ने। इसमें फिर तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है विर्चॉव। तो वी जो होता है एस के बाद आता है ना अल्फाबेट में, तो ऐसे याद करेंगे, पहले एसएस आया, फिर विर्चॉव जी आए। और विर्चॉव ने बेसिकली ये बताया कि जितने भी नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल से ही इजाद होते हैं। समझ में आया? मतलब सेल अपने आप कहीं माता जी की देन नहीं है जो ऊपर से टपक जाएंगे। सेल बेसिकली पुराने सेल्स में से ही निकलेंगे। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो यहां से अपना सेल का बेसिक, सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी, ये
ये तीनों चीजें कवर होती हैं। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अमेजिंग। तो अब हम समझेंगे दो टाइप के सेल्स कौन कौन से हो गए, या फिर आप दो टाइप के जीव बोल दो उनको। एक तो होगा यूनिसेल्युलर, नाम से ही देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ बायोलॉजी को अगर समझना है ना तो आप नाम को ब्रेक करना सीख जाओ। यूनिसेल्युलर या फिर एक कोशिकीय, अब इसमें एक को अलग कर दो, कोशिकी को अलग कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगल कोशिका मतलब यूनिसेल्युलर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मल्टी सेल्युलर मतलब मल्टी को अलग कर दो और सेल्युलर को अलग कर दो। यहाँ पे बहु कोशिकीय हो गया तो बहु को अलग कर दो और कोशिकी को अलग कर दो, ठीक है। बायोलॉजी में सारे नाम ऐसे ही हैं, अनलेस कि कोई साइंटिस्ट ने अलग से दे दिया हो, नहीं तो सारे नामों को आप ब्रेक करके उनका मतलब समझ सकते हो। तो यूनिसेल्युलर अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगी तो वो कौन से होंगे, नाम से समझ में आ रहा है, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, जिनके पास बस एक ही कोशिका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या उनके पास टिश्यूज होंगे क्या? नहीं मैम। करेक्ट नहीं है ना? होंगे। एक ही सेल है उनके पास, तो ना उनके पास टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। वो मतलब कोशिका है और कोशिका ही जीव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल याद करनी है, ये डायरेक्टली पूछा गया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा का नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर ये एक है श्लैमिडोमोनास, ठीक है, ये याद नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया और अमीबा ये आपको याद होना चाहिए। ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। मतलब जो काम आप और मैं कर रहे थे ना कि भाई खाना भी बनाना है, खाना लेना भी है, एक्सक्रीट वेस्ट भी बाहर निकालना है, ब्रीदिंग भी करनी है, ये सारा काम ये अपने आप में एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका ही जीव है, तो ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाओ, इसमें पैरामीशियम और यूग्लिना भी याद करना, ये दो नाम और हैं, इनको याद कर लेना। ये डायग्राम में लिखे हैं, आपके ऊपर नहीं लिखे हैं। तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना हो गया, ठीक है। ये हमें याद करने हैं किसके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम बहुकोशिकाएं जीव की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, हम और आप जैसे लोग, मतलब जिनके पास बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। अब बहुत सारे सेल्स हैं तो कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो सारे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड होंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना कई बार कि हार्ट नहीं चल रहा है, हार्ट के सेल्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो हार्ट के सेल हार्ट में ही जाएंगे, वो और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं, जो स्किन बनाते हैं, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, वो स्किन वाला ही काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो प्लेसेंटा होता है उसका फ्लूइड सेव कर लेते हैं, है ना, और फिर बोलते हैं कि बाद में जाके इनको स्टेम सेल्स का दर्जा दिया जाता है जिनसे बाकी सारे सेल बन सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो सेल्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, सेल स्पेशलाइज भी हो सकते हैं कि जो एक तरीके का काम कर रहे हैं, सेल ऐसे भी हो सकते हैं जो सारे तरीके के काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है, आपके पास भिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बहुकोशिकाई जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं आपके फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो फफूंद, पौधे, जानवर, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि क्योंकि इनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो जनरली आप ऐसा देखोगे कि इनके सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकाओं के अंग होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे आपने बचपन में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने बचपन में न्यूक्लियस का नाम सुना होगा, डीएनए का नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। इट्स जस्ट कि क्योंकि 10th तक तो सबने पढ़ाई करी है कॉमन, तो ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। इट्स जस्ट कि जिसने बायोलॉजी ली उन्होंने इस पे आगे और पढ़ा, बाकी हम सबने ये छोड़ दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जितने भी आप ऑर्गेनेल्स आगे हम पढ़ेंगे इनके स्पेशलाइज्ड काम है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। कोई सिर्फ ब्रीदिंग करने में हेल्प करेगा, कोई सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, कोई सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कोशिका अंग इसमें आगे बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप ये शब्द लिखे हुए देख रहे हो ना, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इन सब के बारे में हम आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी ऐसा एक डायग्राम देखा है क्या, जरा मुझे बताना ये किस चीज का डायग्राम है और मैंने क्या बनाया है ये। वेरी गुड, ठीक है। ये मैंने अब ऐसा ही आपने ये वाले सेल्स भी देखे होंगे, ठीक है।
फिर वैसे ही आपने ये वाला डायग्राम भी देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, 1 मिनट, ये ऐसे है। ये वाला ऐसे कुछ डायग्राम्स बनाए थे ना आपकी एनसीईआरटी में। ये किसका सेल था? ये वाला? एनिमल सेल। नहीं नहीं, दूसरा वाला। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है ये, ठीक है। पौधों का भी। और ये वाला जो होता है ना गोल वाला, ये होता है आपका एनिमल सेल। तो इसका मतलब क्या है कि सेल के अलग अलग आकार हो सकते हैं, ठीक है, उसका साइज अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे ये नर्व सेल जैसे होते हैं, कुछ आप देखोगे गोल आकार के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे अमीबा है, अपन ने अभी अमीबा के बारे में क्या पढ़ा है कि वो जीव भी है लेकिन वो एक ही सेल से बना है, तो वो सेल ही वो जीव है। तो आपको पता है उसका शेप ना बदलता रहता है, वो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी गोल हो जाएगा, कभी वो खाना खाएगा तो ऐसे हो जाएगा ताकि वो खाना यहाँ से अंदर ले सके। तो उसकी सेल्स की जो शेप है ना वो बदलती रहती है, ठीक है। तो कभी अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि जो सेल की शेप होती है या साइज होता है वो स्टैटिक है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है क्या? नहीं। करेक्ट है ना? नहीं है। बिल्कुल। तो सेल की जो शेप होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। अगर लिख दे कि अमीबा जो है वो उसका जो शेप है वो बदलता रहता है सेल का, तो वो राइट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि सारे सेल्स का शेप बदलता है, तो क्या वो राइट होगा? नो मैम। करेक्ट No, है ना? ma'am. बस इन स्टेटमेंट्स में मत फंसना, बाकी सब ठीक है। ऐसे घुमा के स्टेटमेंट्स पूछ ले तो 2 बार बस पढ़ के चेक कर लेना कि क्या आपको कोई एक्सेप्शन मिल रहा है क्या, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सेल के फंक्शंस या फिर उनके कार्य की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे बहुत सारे जो सेल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं के ये अंग होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है मैंने आपको पहले बताया, इनके स्पेसिफिक फंक्शन है कि भाई तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ठीक है। तो इसी को अपन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बोलते क्या, अपन इसको कार्य का विभाजन बोलते हैं ना। या आप इकोनॉमी में पढ़ते हो अपनी, वहां पे क्या पढ़ते हो कार्य का विभाजन में, कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं और नीचे जो मजदूर लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो इसी को तो डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं अपन, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? तो इकोनॉमी से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है कि अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, जहाँ पे हर ऑर्गेनल का आपने एक फंक्शन फिक्स कर दिया है कि भाई वो ये काम करेगा। और यहीं से अपन कहाँ चलेंगे? ऑर्गेनल्स की तरफ, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बेसिकली आप ये मानो कि सेल क्या है? सेल कुछ नहीं है, इन ऑर्गेनल्स से बन के सारे ऑर्गेनल्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो उनको मिला के जो चीज बनती है ना वही सेल है, ठीक है। तो सेल आप बोलते हो कि बेसिक यूनिट है, लेकिन इस बेसिक यूनिट को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनल्स। इन कोशिका अंगों के बिना सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम बना रखा है ना, ये कई बार क्या होता है आपसे ना पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, कहीं पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है? जरा बताना एक बार। डबल करेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियस? डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये मैडम प्लेटफॉर्म डबल है मैडम। अच्छा, राइबोसोम? डबल है। नहीं, ठीक है। देखो नहीं, एक मैडम सिंगल है, सिंगल। हाँ, इसमें कैसे पता लगेगा कौन सी मेम्ब्रेन डबल है या सिंगल? देखो अब मैं ना आपको एक तरीका बता रही हूँ इसको, ताकि आप डायग्राम को देख के समझ पाओ और हमेशा के लिए याद हो जाए। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे सिर्फ एक पट्टी सी, तो वो क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। इसके बाहर कुछ मिल जाए या इसके अंदर चाहे ऐसे कुछ मिल जाए तो ये क्या हो जाएगी? डबल मेम्ब्रेन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो इसमें एक तो ये येलो वाली पट्टी दिख रही है, ये वाली, ये जो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। और दूसरी पट्टी कौन सी है? ये जो करली 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 करली, ठीक है। तो ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। तो ये कैसा कैसा ऑर्गेनल हो गया, कैसे का कोशिका का अंग हो गया? डबल मेम्ब्रेन वाला, मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है। वैसे ही आप देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी आपको दिख रहा है क्या? एक तो ये हरी वाली पट्टी, ठीक है, एक तो ये अंदर वाली हरी पट्टी और एक बाहर वाली हरी पट्टी, ठीक है क्या? तो ये वाली बैकग्राउंड से आवाज आ रही है इसमें। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज उसको बंद कर लो। आई थिंक हो गया है शायद, है ना?
जी मैम। ओके, ओके। है ना। तो ये डायग्राम को देख के समझने की कोशिश किया करो ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस में भी आपको कैसा दिख रहा है, डबल मेम्ब्रेन, है ना। अभी देखो राइबोसोम में कोई दूसरी पट्टी दिख रही है क्या, नहीं ना। ये कैसा दिख रहा है आपको, एक ही है इसमें बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, तो ऐसे अपने को चीजें याद रखेंगी। तो अब आप है ना पहले मुझे बताओ कि ये तो अपन ने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम में अपने को कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं। देखो एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, करेक्ट है। फिर दूसरा आपको क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपने कभी बचपन में पढ़ा है क्या कि सेल जो होता है वो जब डिवाइड करता है दो हिस्सों में, ठीक है, तो आपने कैसा डायग्राम पढ़ा है क्या। ये पहले तो ऐसा होता है कि बीच में कुछ होता है, ऊपर कुछ कुछ होता है, नीचे कुछ कुछ होता है, और ऐसे धागे निकलते हैं। पढ़ा है क्या ये कभी, ये धागे निकलते हैं और उसके बाद ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। ये था तो सही है 10th में, सेल डिवीजन बोलते हैं इसको, कि कैसे एक सेल दो में बंटता है। ये प्रोसेस होती है माइटोसिस और मियोसिस। ये शब्द सुने हैं क्या? माइटोसिस। भूल गए हो वो बात अलग है, पर सुने हैं या नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। जी मैम सुने हैं। है ना, सुने हैं ना। तो ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होते थे कि जैसे मैम ये डीएनए आरएनए में हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेल का जो डिवीजन होता है ना, कि एक सेल जब टूटता है दो सेल्स में, चार सेल्स में, तो उसी विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन माइटोसिस या मियोसिस का नाम देते हैं। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए ये देखो यहाँ पे, तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ना वहां काम आता है, ठीक है। ये मैंने बताया इसलिए था क्योंकि ये वहां पे काम आता है। ये जो धागे निकल रहे हैं ना, ये वहीं काम आते हैं उसको पकड़ने के लिए। फिर एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक यहाँ पे शब्द लिखा है न्यूक्लियस, एक यहाँ पे लिखा है लाइजोजोम, ओके। एक यहाँ पे लिखा है राइबोसोम। नाम सेम सेम से लग रहे हैं पर है नहीं। एक यहाँ पे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन SER बोलते हैं, ठीक है। एक है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी का भाई है जिसको अपन RER बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ पे लिखा है शब्द गोल्गी अपैरेटस, ओके। तो ये तो हो गए आपके मेन जो अपन बोलते हैं ना कोशिका के अंग होते हैं, ये मेन आपके कोशिका के अंगों के नाम लिखे हैं। मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको नीचे तो ऑब्वियसली सारी चीजें बताने ही वाली हूँ, यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ कि कौन सा किस किस चीज के लिए काम आता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अपन हमेशा कैसे याद रखेंगे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एक शब्द सुना होगा ATP, सुना है क्या? यस मैम। ATP क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो होती है इसी फॉर्म में स्टोर होती है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो जब अपन बोलते हैं ना कि हमने मैंगो खाया, तो हम बोलते हैं कितनी कैलोरीज आपने खाई। तो जब अपन कोशिकाओं की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है, ATP। कितनी ATP एनर्जी उसमें निकली, कितनी ATP मॉलिक्यूल्स उसमें निकले। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, आपके सेल को, आपकी कोशिका को एनर्जी देता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलेंगे हमेशा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अगर मैं आपसे न्यूक्लियस की बात करूंगी, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको अपन कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। जितनी भी सेल के सारे ऑर्गेनल्स क्या काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, किसको क्या जॉब दी जाएगी, ठीक है, किसको पनिशमेंट देनी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस, ओके। लाइजोसोम्स की अगर अपन बात करेंगे, इसको अपन बोलते हैं, देखो लाइजोसोम में S बहुत बार आ रहा है ना, तो हमेशा इसको ऐसे याद रखेंगे कि इसको सुसाइड बैग बोलते हैं सेल का। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। मतलब इसमें ऐसे समझो कि पूरा जो भी सेल का आपका कचरा वचरा है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीशन मटेरियल है, वो सारा लाइसोसोम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स रिलीज होंगे, यहाँ पे लिखा है ना, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो उस कचरे वचरे को खा जाते हैं, उसको सेल से बाहर धकेल देते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटा वेस्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना जीने के लिए, तो ये सारा काम कौन करता है, लाइसोसोम। और कई बार ऐसा होता है कि लाइसोसोम खुद की हत्या खुद ही कर देते हैं सुसाइड करके, ठीक है। अगर उनको लगता है कि सेल को बचाना जरूरी है तो वो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम को अपन क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग ऑफ दी सेल। और कैसे याद रखोगे, लाइसोसोम में S बहुत बार आ रहा है, तो इसलिए सुसाइड बैग कौन हो जाएगा, लाइसोसोम। राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो भी प्रोटीन्स बनते हैं
आपके, है ना, वो कौन बनाता है? राइबोसोम्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो स्मूथ मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज जो होती है बहुत चिकनी है, और रफ मतलब उसमें दाने दाने हैं। तो देखो स्मूथ वाले में आपको इसके ऊपर कोई दाना दिख रहा है क्या? नहीं। और रफ वाले को देखो, ये ऊपर व्हाइट व्हाइट मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं या नहीं? ये दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जी मैम दिख रहे है ना? तो इसी की वजह से ये रफ कहलाता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट मॉलिक्यूल्स है क्या? ये हैं बेसिकली आपके राइबोसोम्स। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम्स। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं क्या काम आते हैं? आर मतलब प्रोटीन। ठीक है, आर मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन। वेरी गुड। तो ये प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं और ये प्रोटीन बनाने के काम भी आते हैं। अब ये देखो इसकी एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो देखो, जो इसकी प्लेसमेंट है, देखो न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? सेल के बीच में। तो ये क्या काम करता है? ये बेसिकली न्यूक्लियस से जो सामान आपको सेल तक लाना है ना, उसको लाने में भी मदद करता है। क्योंकि देखो कोई भी सामान, ये वो बचपन में वो नहीं आता था क्या मेज जैसा, कि इस रास्ते से आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो वो उसमें से बताओ रास्ता कहाँ से निकलेगा। ये वैसी वाली चीज है कि कोई न्यूक्लियस से सामान जाना है तो अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए फिर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? आपके सामान को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये एक बार यूपीएससी के प्री में पूछा गया था, तो उसमें इस स्टेटमेंट को लेके डाउट था। तो अब ये डाउट तो क्लियर कभी नहीं आएगा ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान को, है ना? तो वो डाउट नहीं होना चाहिए, डायग्राम से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब वैसे देखो स्मूथ वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये स्मूथ वाला, ये छोटा सा ये रहा। तो ये जो स्मूथ वाले हैं ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्मूथ वाले जो होते हैं ना वो लिपिड्स मतलब फैट्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। ठीक है, फैट को देखो 3 शब्द होते हैं, मुझे जरा इनका मतलब बताना। एक तो होता है आपका लिपिड, है ना, एक होता है आपका कार्ब्स, और एक होते हैं आपके प्रोटीन्स। ये क्या काम आते हैं जरा मुझे ये बताना। एक है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स, और एक है लिपिड्स। क्या अंतर है इनमें? कार्बोहाइड्रेट्स तो बेसिक एनर्जी जो हमारी बॉडी में होती है। ठीक है, मैम प्रोटीन ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट। और लिपिड्स होते हैं फैट सॉल्युबल। सॉल्युबल किस में? ना फैट पे ये फॉर्म होते हैं मैम। हाँ, ठीक है, बॉडी सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं कौन से बॉन्ड से बनते हैं? पेप्टाइड। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, उसको जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड लगता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के फिर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, किसी को एग्जाम्पल पता है क्या कार्बोहाइड्रेट्स का? ग्लूकोज। करेक्ट है। ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, और लिपिड्स हो गए आपके फैट। ठीक है, तो ग्लाइकॉल जो यूनिट वगैरह होता है उसमें जब आप चीजें ऐड करते हो तो आपको मिलता है लिपिड। ये बेसिक चीजें हैं। देखो इनमें क्या है, अपन क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे तो आपको अजनबी सी नहीं लगेंगी बस ये। ठीक है, अब मेरे को ये क्यों बताना पड़ा, क्योंकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें बेसिकली क्या मैन्युफैक्चर होता है? लिपिड यानी फैट। ठीक है, और रफ में क्या मैन्युफैक्चर होगा? क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो क्या मैन्युफैक्चर होना चाहिए इसमें? प्रोटीन। तो अब कभी मत भूलना है। ठीक है, स्मूथ में फैट, रफ में प्रोटीन। ओके, अब एक और जो यहाँ पे कोशिका अंग है सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी बाहरी कवरिंग है, ये सब कुछ मटेरियल अंदर, और बाहर जो प्रोटेक्शन देके है वो कौन सी है? सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की झिल्ली जो यहाँ पे इसको कवर करके है। फिर एक ही छोटा सा चीज है, ये है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस क्या होता है? गोल्जी बॉडीज के नाम से सुना होगा आपने इसको। गोल्जी बॉडीज अपन मैडम निर्माण में काम आता है, ट्रांसपोर्ट में भी शायद। वेरी गुड। इसका निर्माण किस चीज के निर्माण में काम आता है ये? इसको कुछ स्क्वाइन भी कुछ इस तरह से बोलते हैं।
कॉइन, देखो गोल्जी बॉडी जो है ना, बेसिकली आप ये समझो कि सेल में आपको सामान इधर उधर पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे? अब यहाँ पे कोई आदमी तो है नहीं कि भाई आप इसको सामान दे दो, या कोई मशीन तो है नहीं, तो वो काम कौन करता है? आपकी गोल्जी बॉडी, ठीक है, या फिर गोल्जी अपैरेटस। इसमें है ना क्या होता है कि आपको जो भी सामान पहुंचाना है, ये गोल्जी बॉडी यहाँ से लेगी, इसमें कुछ कुछ ऐड करेगी, फिर इसके ऊपर धर देगी, और ये जो गोल गोल हिस्से दिख रहे हैं ना, फिर ये बेसिकली इधर से उधर जाके सामान ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे गोल्जी बॉडी जो होती है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सामान पहुंचाने में काम आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो कौन करती है? गोल्जी बॉडी। ओके, तो अब अपन ने क्या किया, ये जो सेल की कोशिका अंग है, जो ऑर्गेनेल्स है ना, इनकी बेसिक बेसिक चीजें कर ली। अब क्या करेंगे अपन, इनका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़े थोड़े और फंक्शंस या इनकी कुछ स्पेशलिटी है तो वो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। तो अब चीजें आसान लगेगी, नहीं तो फिर क्या होता, बार बार ऊपर आना पड़ता। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो सेल, मैंने बताया था ये लाइन तो रटी लो, क्या है ये? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये लाइन तो ऐसे रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी बेसिक फंक्शन एक आदमी करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, वो सारे फंक्शंस कोशिकाएं भी करती हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, या बहुकोशिकाएं है, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या देखा था, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सेल को अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है। इस यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि अब मैं सेल ऑर्गेनल शुरू करने वाली हूं। मैम वो सिक्के का मैं बोल रही थी कि सिक्कों का समूह या सिक्कों का ढेर भी कहते हैं शायद इसको। वेरी गुड, हाँ वो राइट है, करेक्ट है। इसको कॉइन अपैरेटस भी बोलते हैं, क्योंकि वो बताया ना मैंने, गोल गोल से चीजें ये वाली जो होती हैं, ठीक है। तो ये गोल गोल सी चीजें जो है इसमें बहुत सारी हैं जो बेसिकली सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में काम आती हैं, ठीक है। इसको मैम पोस्ट ऑफिस, मतलब सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह निमोनिक से भी याद कर सकते हैं ना? हाँ ट्रैफिक पुलिस। वेरी गुड। ये जिसने पोस्ट ऑफिस वाला एग्जाम्पल दिया है, मैम ये बताइए। मैम ये पैकेजिंग का भी काम करता है, तो मैम ये किस चीज का पैकेजिंग करता है? मतलब ये पैकेजिंग का भी काम करता है ना, इसका फंक्शन? देखो इसको ऐसे समझो कि सपोज करो कि सेल के अंदर से कोई प्रोटीन बाहर जाना है, ठीक है। तो जैसे आपको अपने घर से कोई सामान आपके फ्रेंड को भेजना है, तो आप भी पैकेज करोगे ना उसको लपेटोगे, थैली में लपेटोगे, फिर उसमें बैग में डालोगे, वही काम गोल्जी बॉडी करती है। तो मैंने वही तो बताया था आपको, ये जो लंबी लंबी झिल्लियां हैं, इसके पास सामान आता है, फिर ये कुछ कुछ करती है उसके साथ, मतलब उसकी पैकेजिंग करती है, और फिर जो छोटे छोटे आपको कॉइन जैसे चीजें दिख रही है ना, ये उधर उधर जाके ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। तो पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर तक हो, वो सारा काम कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। ओके मैम। ओके, अमेजिंग। तो सब लोग जगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको अपन प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं या फिर कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये प्लीज मत याद करना, क्योंकि ये बहुत मतलब एकदम इन डेप्थ जब आप जाते हो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो बॉन्ड्स हैं ये किस चीज के हैं, कैसे सामान इधर से इधर जा रहा है और मतलब नहीं जा पा रहा है। अगर किसी को जानना है तो मैं बता दूंगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक शब्द यूज होते हैं। किसी ने सुने हैं क्या ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? बताएगा कोई? यस मैम, बताना जरा। हाइड्रोफोबिक होता है एक शब्द और एक हाइड्रोफिलिक है। मैम हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग। ठीक है, तो अभी इन्होंने बोला है ये होता है वाटर लविंग, ठीक है। फिलिक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज जो आपको प्यारी हो, तो ये पानी, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो पानी से प्यार मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रो मतलब पानी, और फोबिक मतलब होता है ना, फोबिया अपन बोलते हैं कि किसी चीज का डर होता है, तो ये वाटर हेटिंग बोल लो। तो इसका मतलब अगर कोई चीज पानी में सल्यूबल नहीं है तो किस में सल्यूबल होगी? वेरी गुड, ठीक है। तो वो फैट्स में सल्यूबल होगी। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज पानी में सल्यूबल नहीं है तो इन जनरल जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो उसमें सल्यूबल होगी, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी ऐसे बनती है। जब आप अपने मतलब कहीं अगर आप डायग्राम देखोगे या आपने पढ़ा है तो ऐसे करके उसमें चीजें बनाते हैं। एक होता है आपका हाइड्रो, अरे ये आपने उसमें पढ़ा होगा, मैं बताऊं, अपन वो पढ़ते हैं क्या, साबुन आपके स्टेन्स को कैसे, साबुन वाला, हाँ, उसमें शब्द पढ़ते हो ना, मिसिल्स, उसमें बनाते हैं ना अपन
कि वो साबुन जो होता है यस मैम, सोप एंड डिटर्जेंट में पड़ता है। वेरी गुड। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोप या डिटर्जेंट आपके जो कपड़े होते हैं उसमें से दाग कैसे हटाता है, तो उसमें भी तो आप ऐसे ही बनाते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाते हो, तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो इससे चिपक जाता है और ये वाला हिस्सा बाहर रह जाता है। ऐसा ही तो कुछ करते हो, है ना? इसमें भी एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। अरे भाई लोग को, एक मिनट रुको, खो तो नहीं गए लोग? नहीं No, मैम, मैम। आप लोग जगे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहां पे पढ़ते हो आप ये मिसिल वाला चीज, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ना वैसे ही बना है। इसमें क्या होता है कि एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसके हिसाब से चीजें अंदर से बाहर जाती हैं। देखो आप ये सोचो कि आपका ये सेल है, इसमें है ना, एक मिनट, हाँ, आपका ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके ऊपर ये जो आउटर कवरिंग लगाई है ना आपने, ये है आपकी प्लाज्मा की झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसे डिसाइड करेगी कि मैं ए को तो अंदर जाने दूंगी लेकिन मैं बी को नहीं जाने दूंगी? बताओ बताओ बताओ, कैसे डिसाइड करेगी? कोई हिंट तो दो, कोशिश करो। नहीं हुआ सही तो क्या हुआ? On the basis of solubility. झिल्ली होती है मैडम, एक एक करके बोलो, कोई भी एक बोलो पहले। पारगम में झिल्ली होती है मैडम, चयनात्मक जो डिसाइड करती है किसको लेना है किसको। चयन कैसे कर रही है वो, मुझे तो ये जानना है कि वो मतलब डिसाइड कैसे कर रही है। देखो चयनात्मक तो है क्योंकि वो ए को जाने दे रही है और बी को नहीं जाने दे रही, लेकिन वो चयन कैसे कर रही है कि मैं ए को जाने दूंगी और बी को नहीं जाने दूंगी? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। नॉट रियली, नॉट रियली। और सोचो थोड़ा। मैम मैम ऑर्गेनरीज के डिमांड के हिसाब से। नहीं, बहुत बेसिक चीज है। अरे मुझे एक बात बताओ, आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा ऐसा है और एक दरवाजा ऐसा है, तो जो सकड़ा है वो एक बड़े आदमी को जाने दे सकता है क्या? नहीं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसका भी शेप जो है ना, वो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है ना, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। ठीक है, दो शब्द होते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार। एक होता है सेमी परमिएबल, ठीक है, और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। मुझे इनमें मतलब, इनमें अंतर बताओ। अच्छा ये होमवर्क लिख लो, चलो ये होमवर्क लिखो, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। ये है ना आपके एनसीईआरटीज और बुक्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वहां पे कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि प्लाज्मा झिल्ली को सेमी परमिएबल लिखा है, वो क्या लिखते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। कभी भी देख लेना। लेकिन आप ये जो क्लासेस वगैरह के नोट्स देखते हो ना, कई बार अगर रैंडमली देखोगे, हमने सेलेक्टिवली परमिएबल ही लिखा है, तो कई बार सेमी परमिएबल लिख देते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब अलग है, बिल्कुल अलग है। तो ये आप कल मुझे होमवर्क करके आओ और उसके बाद मुझे बताना सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में फर्क क्या है। ठीक है, डन है क्या ये चीज? यस मैम। ओके, अमेजिंग। तो अपन अभी क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बेसिकली कौन सी मेम्ब्रेन है? वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, वो चयनात्मक है, वो खुद डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको अंदर या बाहर आने जाने दूंगी, बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं आने जाने दूंगी। और क्योंकि वो डिसाइड कर पा रही है, ठीक है, इसलिए वो कैसी होती है? वो सक्रिय हिस्सा है आपके सेल का, वो एक एक्टिव पार्ट है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो पैसिव होते हैं, जो सिर्फ बैठे हैं और मतलब देख रहे हैं, और कुछ होते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं कि भाई चीजें अंदर आ रही हैं, चीजें बाहर जा रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो ये अपनी प्लाज्मा झिल्ली कैसी हो जाएगी? एक्टिव पार्ट हो जाएगी सेल का। न्यूक्लियस क्या होगा? एक्टिव होगा, पैसिव होगा? एक्टिव होगा, एक्टिव। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को देखो, हर चीज आप याद नहीं कर सकते, लॉजिक समझो और उस लॉजिक को एक्सटेंड करते जाओ, ठीक है। तो जैसे ये अपना एक्टिव है, न्यूक्लियस भी अपना एक्टिव होगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहा है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा झिल्ली का मेन काम क्या है, वो भैया सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है। लेकिन किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में इसके ऊपर और कौन सी मेम्ब्रेन आ जाती है?
कोशिका दिखती है। करेक्ट, सेल वॉल। ठीक है, कौन सी आ जाती है? सेल Cell वॉल। wall। तो एनिमल सेल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे भारी जो अपन बोलते हैं ना कवरिंग, कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सेल को उसके जो बाहरी वातावरण है उससे अगर सेपरेट करना हो तो प्लाज्मा झिल्ली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सेल के अंदर कौन सा सामान जाएगा, बाहर कौन सा जाएगा, वो जो चयन हो रहा है उसमें भी आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार लाइपोप्रोटीन भी बोल देते हैं। लाइपोप्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजी में मैंने बताया ना, चीजों को अलग कर लो। लाइपो को अलग करो। लिपिड एंड प्रोटीन। वेरी गुड। लिपिड एंड प्रोटीन। लाइपो प्लस प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये शब्द लिखूं फॉस्फोलिपिड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एंड लिपिड। करेक्ट है, लिपिड्स यानी फैट मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस ऐड हो गया। वैसे ही मुझे बताओ ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, जो पहले आपको इतने कॉम्प्लिकेट लग रहे थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इनको ब्रेक कर लो, आपको इजीली पता लग जाएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे अपना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट चीज अपन पढ़ रहे हैं वो है बेसिकली आपकी सेल वॉल, जिसको अपन कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। देखो सेल वॉल क्या है, पहली बात तो एक चीज याद रखना कि क्या सेल वॉल एनिमल्स में होती है क्या? नहीं, है ना। सेल वॉल आपको सिर्फ कहाँ मिलेगी? नहीं होते। प्लांट में। प्लांट सेल। क्या? अच्छा, एक बात बताना, ये एल्गी में मिलती है क्या? जी मैम, बैक्टीरिया एंड अच्छा, पेप्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। करेक्ट है, पेप्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। वेरी गुड। अपन अभी सेल्यूलोज के बारे में भी बात करेंगे। तो ये प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है। जरा मुझे बताना, सेल वॉल फंगस में होती है क्या? नो मैम। सोचो सोचो। नो मैम। नहीं होती? पक्का हो? श्योर हो? नहीं मैम, होती है। प्लांट्स शायद होती है, काइटिन की बनी होती है शायद। नहीं, सेल वॉल अगर अपन देखेंगे नॉर्मल प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंगस में आपने चिटिन वगैरह का नाम सुना होगा, लिग्निन चिटिन, इसकी बनी हुई होती है। बेसिकली देखो ये चीजें होती है ना, ये फंसाती हैं आपको। तो सेल वॉल जो है अपन ने सबको पता है कि प्लांट सेल्स में होती है। एल्गी में होती है क्या? हाँ होती है। और फंगस में होती है क्या? हाँ होती है। लेकिन जिस चीज से ये बनती है ना फंगस में, वो चीज डिफरेंट है। ठीक है, वो जो कंपोनेंट है, जैसे किसी ने अभी बोला था कि सेल्यूलोज से जो बनती है, तो फंगस में सेल्यूलोज से नहीं बनती। ठीक है, फंगस में किससे बनती है? चिटिन मैम हिंदी में सॉरी, इसको हम काइटिन भी बोलते हैं, हिंदी में काइटिन बोलते हैं हिंदी में इसको। अच्छा काइटिन चिटिन वही चीज है। ठीक है, तो ये काइटिन से बनती है फंगस वाली जो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर लेना, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी, यहाँ पे बस एक लाइन लिखी है आई थिंक कि ये फंगस में भी है। लेकिन फंगस में किससे बन रही है? काइटिन या चिटिन जो बोलते हो आप, उससे बनती है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये फंसाएगा अपने को। तो सेल वॉल क्या होती है? प्लांट की अगर मैं सेल की बात करूंगी तो उसको अगर भारी एनवायरमेंट से आपको अलग करना है तो क्या चाहिए आपको? सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो अगर आप कभी भी प्लांट सेल बनाते हो ना, तो आप ऐसा बनाते हो, मतलब एनसीईआरटी में तो वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने कोई और रूप से बनाया है तो वो वाला होगा कि जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। इसमें ये बीच में ऐसे दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर साइड में ऐसा कुछ होता है। ये गोल गोल क्या बनाया मैंने साइड में डॉट जैसा? न्यूक्लियस। करेक्ट। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? साइड में। तो ये जो ऊपर और नीचे ये बड़े बड़े खाने बनाए हैं, ये क्या है फिर? रेक्टिकम। दोबारा Vacuoles। हाँ, ये किसी का म्यूजिक चालू हुआ है बीच में। वैक्यूल्स हैं ये। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स का क्या काम होता है? अपन ने यहाँ पे तो पढ़े नहीं थे, जहाँ पे अपन ने ऑर्गेनेल्स बनाए थे। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई फिर आपकी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम होता है? स्टोरेज के लिए। करेक्ट है। और स्टोरेज, डाइजेशन का भी होता है। और
प्लांट सेल में देखो, एनिमल्स में तो सही कह रहे हो आप Transpiration. कि स्टोरेज और डाइजेशन। प्लांट सेल में बताओ। मैम प्लांट में ये मजबूती देगा। रिजिडिटी, करेक्ट है। प्लांट का जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये ऐसा सा, ये अगर दो वैक्यूल्स नहीं होंगे ना बड़े बड़े, तो वो प्लांट चपटा हो जाएगा। तो प्लांट का जो, प्लांट सेल का जो आपको शेप दिख रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें जो रिजिडिटी दिख रही है आपको, एक अपन बोलते हैं ना स्थिरता जो आ रही है, वो बेसिकली आपके वैक्यूल से आ रही है। ठीक है, तो अगर अपन मैं बोलूँ प्लांट सेल के बारे में, तो उसमें सेल वॉल मिलती है, जिसको अपन सेल कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। और ये किससे बनी हुई होती है, आप सबने पहले ही बता दिया कि ये बेसिकली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और एक चीज और मुझे बताना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो झिल्ली और भित्ति है, उसमें से कौन सा ज्यादा आप बोलोगे कि रिजिड होता है, कठोर कौन सा होता है ज्यादा? कोशिका भित्ति। करेक्ट है। ये हमेशा याद रखना कि सेल वॉल जो होती है ना, वो ज्यादा कठोर होती है। ठीक है, वो ज्यादा रिजिड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर कंपैरिजन में अपन बोलेंगे। ठीक है, तभी तो आप देखोगे ये सेल को इतनी मजबूती दे पा रही है। ठीक है, और ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि प्लांट्स में, फंगस में और कुछ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से होंगे इसमें जरा बताना मुझे, कौन से बैक्टीरिया होंगे जिसमें अपने को सेल वॉल मिलेगी? एग्जाम्पल बताओ। मैम आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रही है, मतलब नेटवर्क इशू है या फिर? एक मिनट, सबके साथ हो रहा है या ये सिर्फ एक जने के साथ है? नहीं मैम हो रहा है, बीच हो रहा है। ओके, तो मैम बीच बीच में ना, मतलब जैसे स्मूथ नहीं चल रहा वीडियो, बीच बीच में हल्का सा वॉइस स्टक हो रही है थोड़ी थोड़ी। आई थिंक ये शायद वाईफाई का इशू होगा। अब देखो, अब सही आ रहा है क्या? एक मिनट, अभी आवाज आ रही है क्या सबको? यस मैम अभी आ रही है। हाँ, आई थिंक वो लाइट चली गई थी, तो वो मेरे फोन से कनेक्ट हुआ था। ठीक है, पर अब अभी तक, अच्छा एक पहले यहाँ पे क्लोज करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, मैं जस्ट इन केस अगर किसी का कुछ मिस हुआ है, अपन फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा है? अपन ने बेसिकली शुरुआत करी थी सेल से, यानी कोशिकाओं से, और फिर अपन ने एनसीईआरटी वाली चीज देखी थी कि कैसे जो कोशिका होती है वो पहले क्या बनाएंगी, ऊतक, फिर ऊतक से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक पूरा प्राणी बनाते हैं। ठीक है, फिर अपन वहां से पहुंचे थे सेल के 3 साइंटिस्ट के नाम कौन कौन से होंगे। पहले हुक साहब आएंगे, फिर ल्यूवन हुक आएंगे, थोड़े और बड़े। ठीक है, और फिर आएंगे ब्राउन जी। ओके, फिर आएंगे अपने कोशिका के 3 सिद्धांत, उसमें SSV ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, श्लाइडेन, स्वॉन और विर्शाउ, इन्होंने क्या दिए थे? 3 सिद्धांत दिए थे जो अपने को पता है, बस ये नहीं पता था कि उसको सेल के सिद्धांत भी बोलते हैं, सेल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने 2 तरीके के जीव, एक तो यूनिसेलुलर जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 तो नाम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इनके बारे में जाना। और फिर अपन ने बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना। ठीक है, फिर अपन ने ये देखा कि कैसे अमीबा अपनी शेप बदलता है। इसका मतलब है कि कुछ सेल्स जो होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, फिर अपन ने सेल के फंक्शंस को जानने के लिए क्या समझा? कोशिका अंग यानी ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जब अपन ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो उसमें अपन ने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स तो इस डायग्राम में देखे थे, और वैक्यूल्स अपन ने आगे जाके देखा था। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा? एक एक ऑर्गेनेल, एक एक कोशिका अंग को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। उसमें सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? प्लाज्मा की झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें मैंने आपसे एक होमवर्क पूछा है, वो क्या है? सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में फर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार देख लेना। ठीक है, बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में कि मैम इसका आंसर ये है। दूसरा अपन ने क्या देखा? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अपन ने देखा कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है और ये फंगस में भी होती है, ये अपने को याद रखना है। और ये किससे बनती है? काइटिन से, फंगस में। और जबकि प्लांट सेल में किससे बनती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, फिर यहां तक अपन पहुंच चुके थे। ओके, और ये वाली चीज अपन अब देखेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप आगे मेंस का एग्जाम लिखोगे, प्रीलिम्स आपका एंड तो है नहीं। अगर आप मेंस के एग्जाम में कई बार क्या होता है, आपसे डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं, आता है ना क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट कर दो या फिर डिफरेंस बता दो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा ये टेबल जो ऐसी बना रखी है ना, वैसी बना के आना। कहने का मतलब ये है कि उसमें हमेशा
अपन क्या करते हैं जनरली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज लिख दी और यहाँ पे दूसरी चीज लिख दी, लेकिन एक कॉलम और होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे, किस आधार पे उनका डिफरेंस कर रहे हो, वो आधार यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में। तो अपन ने क्या देखा था कि जैसे सेल वॉल है वो एनिमल और प्लांट दोनों में मिलती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो किस में मिलेगी, ओनली एंड ओनली एनिमल, मतलब सॉरी सेल मेम्ब्रेन आपको दोनों में मिलती है और सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब ये अगर आप डिफरेंस टेबल बना के आ रहे हो ना तो उसमें आपका 1-2 नंबर ऐसे ही बढ़ा देगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स तो पढ़ ही रहे हो, साथ में मेंस का भी, मेंस में भी तो आता है ना आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छे से होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज अपन ने क्या देखी थी, लोकेशन। प्लांट सेल में सबसे भारी जो अपनी बोलते हैं ना आउटर कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल। लेकिन अपने को पता है कि एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किससे बनती है, सेल्यूलोज, काइटिन यानी चिटिन, मैं यही बोल रही थी आपको, इसको चिटिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चिटिन, लिग्निन, इन सबसे बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन, याद है अपन ने ऊपर देखा था एक शब्द, वैसे एक शब्द है ग्लाइकोलिपिड्स। बताना ग्लाइकोलिपिड्स किस किस से बनेगा, ग्लाइकोजन और लिपिड्स। ग्लाइकोजन और लिपिड। करेक्ट है। और ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। मतलब ग्लाइकोजन क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट है क्या, यस मैम। और लिपिड्स क्या हो गए आपके, फैट्स। करेक्ट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, वैसे ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द जो होंगे ना वो याद रख लेना। फिर अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, तो ये अपन ने देखा था ना किससे बनती थी, लाइपोप्रोटीन से। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है, और ये कैसी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती थी, डबल लेयर। अपन ने देखा था ना ये डबल मेम्ब्रेन होती थी। तो ये अपने को याद रखना। मैम फिर से आपकी आवाज कट रही है। फिर से कट गई, ऐसा हो तो, मैम कट कट के आ रही है। यस मैम, बीच बीच में वॉइस ना ब्रेक हो रहा है, फ्लो नहीं बन पा रहा है मतलब। अरे इसको ना नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अब देखो, इज दिस हैपनिंग अगेन, अभी आ रही है क्या, ओके फाइन। ओह गॉड, ठीक है, अभी कुछ मिस हुआ है क्या किसी का, ओके ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि अपना ये लास्ट टॉपिक है वैसे भी। फिर अपन ये क्लास आज की रैप अप करेंगे और कल अपन फिर आगे न्यूक्लियस वगैरह लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। और कल अपन ऑर्गेनल्स खत्म कर देंगे। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, अच्छा 3 पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए कि ये कहाँ पे होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, कॉम्पोजिशन। अब आगे के, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है अभी के लिए, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मुझे और डिफरेंस बताओ इन दोनों में। अगर सपोज आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते तो आप क्या क्या लिख के आते हैं इसके अंदर, 3 पॉइंट्स तो नहीं लिखते ना, कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो लिखते, तो और क्या पॉइंट्स लिखते, क्या बात है, काफी अच्छा पॉइंट है, और बताओ। कम कठोर है, ठीक है, और अच्छा, मतलब अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो कि वो फुल्ली अलाउ कर देगी, ये कुछ कुछ अलाउ करेगी, चयनात्मक है वो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और बताओ फिर, एक चीज मेजर चीज रह गई, एक फंक्शंस
एक मिनट, एक एक करके दो लोगों ने आई थिंक साथ में बोला तो मुझे समझ नहीं आया। एक लड़की थी, एक लड़का था, है ना? तो जो लड़की थी, हाँ हाँ, वो उन्होंने बता दिया था। पहले भी बोला था कि जो चयनात्मक है और वो पूरा अलाउ करता है। मुझे बताओ फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन कार्य क्या है इन दोनों के, अलग अलग है। ओके, मेजरली राइट है ये कि जो सेल में जो झिल्ली है और भित्ति है उनके फंक्शंस जो है ना वो थोड़े थोड़े अलग है, बस उसी के हिसाब से। और एक चीज़ है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं पूछ रही हूँ आपको क्या लगता है किसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए? करेक्ट है ना? तो यही चीज़ें हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे तो थिकनेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो किसकी देख लो। अच्छा, एक ज़रा मुझे बताना, माइक्रोमीटर क्या होता है और नैनोमीटर क्या होता है? और माइक्रो क्या होता है? हाँ, 10⁻⁻, माइक्रो, करेक्ट है, -6, है ना? एक ये पीको होता है, पीको क्या होता है? पीको करेक्ट है। और फेम्टो करेक्ट है, ये लिख, हाँ फर्मी फेम्टो, ठीक है। इसमें देख लेना, माइक्रो, नैनो, पीको और फर्मी होता है, फेम्टो होता है। ठीक है, नहीं फेम्टो ही है यार, तुम लोग ऐसे फेम्टो ही है, ठीक है? वो ऐसे ही चलता है, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है? फर्मी नहीं है। अच्छा, ठीक है। फेम्ट तो ये पता, ये देख लेना है ना, ये आरएएस के प्री में पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो -6। और अच्छा एक और होता है एंगस्ट्रॉन्ग, है ना शायद, वो कितना होता है? क्या बात है यार, तुम लोगों के तो यूनिट्स सॉर्टेड है, चलो अच्छी चीज़ है। ये है ना, कभी भी पूछ ले तो बस ये याद रखना, जिसको नहीं पता वो देख लेना। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं, -12 को पीको बोलते हैं, -15 को फर्मी या फेम्टो बोलते हैं, और -10 को एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है? ये यूनिट्स अपने को पता होने चाहिए। तो अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो माइक्रो मतलब नैनो से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो सेल वॉल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो ज़्यादा होगी आपकी झिल्ली से। अगर मैं स्ट्रक्चर की या संरचना की बात करूंगी तो पहले ही बताया था कि रिजिड होती है सेल वॉल, जबकि ये जो होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। अगर अपन फंक्शन या कार्य देखेंगे तो ऑब्वियसली, हाँ, नहीं थिकनेस हाँ बोलो, हाँ वही तो है, करेक्ट है। तो सेल वॉल, हाँ सेल वॉल है ना, ये ऊपर वाला देखो, कोशिका भित्ति है ये वाला, तो कोशिका भित्ति माइक्रो है तो वो मोटी है, और सेल जो मेम्ब्रेन है वो पतली है, नैनो है वो, ठीक है? ओके, अगर हम फंक्शंस या कार्य देखेंगे तो सेल वॉल का तो क्या काम होता है, क्योंकि ये सबसे भारी है तो एक तो बाहर के वातावरण से प्रोटेक्ट भी करना है, थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह भी देना है। लेकिन अगर अपन सेल मेम्ब्रेन या झिल्ली की बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली इंटरनल जो सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो चयन करके चीज़ों को अंदर बाहर भेज रही है, तो वो इंटरनल जो अपना आंतरिक वातावरण है उसको भी नियंत्रण कर सकती है, ठीक है? एक्टिव पैसिव वाला किसी ने सबसे पहला पॉइंट बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि अपन ने देखा था जो झिल्ली होती है वो एक्टिव है ना? और ये मुझे बताओ, सेल वॉल तो पड़ी हुई है ना, तो वो क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। वो सबको अलाउ कर रही है तो वो इनएक्टिव ही हो गई ना, करेक्ट है क्या? है ना? जो पड़ा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा, जो सब कुछ अलाउ कर रहा है, वो इनएक्टिव है, और जो कुछ कुछ कर रहा है वो एक्टिव है, ठीक है? और परमिएबिलिटी अपन ने देख ही लिया था कि सेल वॉल तो सबको अलाउ करती है, छोटे साइज का है। लेकिन ये किसका ऑडियो चालू है?
बस 5 मिनट और अपन रैप अप ही कर रहे हैं क्लास, थोड़ी देर के लिए बस अपना वो बंद कर दीजिए। और ये जो ये अपना अगर अपन मैं देखूं ये पारगम्यता, तो इसकी अगर अपन देखेंगे झिल्ली की, तो ऑब्वियसली वो सेलेक्टिवली परमिएबल है ना, कुछ को अंदर करेगी कुछ को बाहर करेगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है आप कितने पॉइंट्स लिखोगे कि आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए? हाँ 5 नहीं, 5 तो कम रहेगा, कम से कम 7 पॉइंट्स, जिसने भी 7 पॉइंट्स बोला था मिनिमम 7 है, ठीक है। तो ये हमेशा अपना स्ट्रैटेजी रखना कि ज़्यादा और डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स रखना, कि आप उसका वो बन कैसे रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका आकार क्या है, चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ले लो, तभी आप जाके इतने डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स लिख पाओगे। तो ये अपना आज का क्लास था, ये आई थिंक नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि अभी शेयर कैसे नहीं हुए हैं। आज की क्लास में कोई 1 मिनट, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है जो आपको लगता है कि पूछना है, होमवर्क करके आना कल, ठीक है। और कोई डाउट है? अच्छा ओके, ई कॉलाई और सैल्मोनेला, एक साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको चेक करके आना कल। साइनोबैक्टीरिया, क्या इसमें सेल वॉल होती है क्या, ठीक है, CYANO और बैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का आप दूसरा नाम जानते हो? हाँ अश्वनी यू आर राइट। साइनोबैक्टीरिया को अपन किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये मत भूलना। आगे आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जब पढ़ोगे ना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो वहां पे ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों एक ही चीज है, ओके। तो अपन इसके साथ आज की सॉरी मैं आपका हाँ, और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ठीक है। तो इसलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख के आना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो मैं वही कहने की कोशिश कर रही थी। और अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, स्पीड ठीक था, स्पीड कम ज्यादा करना है? ठीक है, तो आज की क्लास रैप अप करते हैं। गुड नाइट गाइज, थैंक यू, गुड, फिर से मिलेंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।